आज का हमारा विषय है कि नस्ल और फसल हो। तो हमारे साथ फसल के हिसाब से बैठे हैं तो सत्यावन सहरावत जी हमारे साथ, नस्ल के हिसाब से प्रदीप जी। रविंद्र जी, आप देख रहे हो ये खान पान से तो बीमारी आ रही है। पहले हम सुबह से शाम तक गुड़ गन्ना चूसते रहे थे, खाते रहे थे, और किसी के शुगर का पता भी नहीं था लोगों ने शुगर क्या है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे चिकित्सक बीमार मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन इस बात पर चिंतन की आवश्यकता है कि हम बीमारी क्यों पड़ते हैं। अच्छा। शरीर को ठीक रखने के लिए मेहनत जैसी कोई औषधि नहीं, आलस जैसा कोई शरीर का शत्रु नहीं, और शरीर के समान को साहूकारा नहीं। दूसरी बात, मैंने 36 साल हो गए लगातार एक्सरसाइज करते दोनों टाइम। मैंने आज तक पानी नहीं पिया एक घूंट भी। मैं लगातार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू है 36 साल से। अच्छा, मैंने कभी पानी पिया ही नहीं मेरा गला सूखा। जो लंबे समय तक जो चल रहा है धीमी गति से जो पूरा टाइम दे रहा है वो आदमी मजबूत पाएगा। जैसे आप नेशनल लेवल पर आप कबड्डी या कौन सा गेम खेल पाए थे, कुछ बताओगे माता एक बार? हमें कबड्डी खेले। कबड्डी खेले हो तो ये प्रोटीन हम डब्बे पे पूरा करेंगे, हमारी रसोई में हमारे घर में इन तभी पूरा हो जाए। नहीं, देखो ऐसा है ना, वो जो खाने पीने का है, पहले हमारे मैस रखते थे, उससे घी दूध ये सारी चीजें मिलती थी। हमने तो उसी से किया जो भी किया है। अच्छा, आपने मतलब आज तक कोई भी ये बाहर की चीज नहीं आजमाई है? नहीं, बाहर की मैंने तो पता ही नहीं एक चीज क्या होती है, मैंने चाक का ही नहीं देखी है। है असली चीज तो ये नकली होते हैं, ये तो को टिकाऊ थोड़ा है ना है। अब हमारे घर में पहले गाय भैंस होती थी, और हमारा जो है गुड़ गंडा अपना होता था। किसान तो मैं ये कहता हूँ आदि तो किसान के वैसे ही पहलवानों का अर्थ है भाई, किसान का बच्चा तो वैसे ही इतना मजबूत होता था कि फाड़े का काम, उसकी कसरत, उसका खान पान, उसका सब कुछ शुद्ध रहता था। आपने एक्सरसाइज करते कितने साल हो गए? मैंने 36-37 साल। 36-37 साल हो लिए। तो जब 40 साल की उम्र तो ऊपर चला जाता है तो आदमी एक दौड़ते नहीं सोच ले जवानी अपनी छोड़े रहे, देख भी बुढ़ी होने लग जाए। तो ये जो डब्बे वगैरह लगा जिनको साइड इफेक्ट हो रहा है, ये बाहर की प्रोटीन वगैरह ले थे, तो थोड़े बहुत दिन करेंगे एक दूसरे ने देख कर भाई शरीर अच्छा हो जा, इस मारे उसके कहने बात जाए आदमी। जो देसी करेगा ना उसमें से टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, और जो नए हैं उनमें तो 2 महीने में फट चाहिए, और जो धीमी गति से चलेगा उसके 2 साल में भी ना हो, उन्हें टाइम देना पड़ा कंटिन्यू। किसी के पास वैद्य के पास गया, वैद्य ने कहा भाई यहाँ तक तो ठीक है, अभी तो गाय का दूध की कमजोरी है, 1 गिलास सुबह 1 गिलास से, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वैद्य कहेगा ना सत्यावान की गाय का, अच्छा, फिर सत्यावान देगा 200 रुपए किलो, 100 रुपए वैद्य का कमीशन, 100 रुपये मेरे। अच्छा, यहाँ गड़बड़। जब ये जितने भी प्रोटीन और ये दे 25-25 हजार के डब्बे हमने सुने हैं, तो इसमें क्या होगा, कमीशन मोटा होता है। मतलब ईमानदारी पीछे छूट गई, दुकानदारी आ गई सारी जगह है, आप देख लेना कमीशन है सबकी। अच्छा, एक बात है, ऐसे मेडिसिन में है, मेडिसिन का भी यही है। अब डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वही अब 25% जिसमें जो सॉल्ट है वो तो सारी दवाइयां में है, लेकिन उसने लिख दिया फलानी कंपनी की लेनी है, उस कंपनी उस डॉक्टर को अच्छे से कमीशन दे रही है, तो वही सारा दिक्कत है सारी। अच्छा सत्यवान जी, जैसे कि फसल है, हाँ जी, दिल्ली की जो फसल है, हाँ जी, सारी जगह गंदे नाले बन गए, ये रोक दी, ये फैक्ट्री का जो सिस्टम है वो जान लग रहा है। तो आप ये जो नेचुरल तरीके से खेती की मुहिम चला रहे हो, तो सब किसान करे के, क्योंकि उसको पानी तैरने सुन रहे गंदा गंदा बूंद बूंद सिंचाई आजकल जो चल रही है उसमें 70% जो है एक तो इरिगेशन होता है, फव्वारा सिस्टम। अच्छा, एक बूंद बूंद से आप जो है ना, क्योंकि पौधे को वाष्पा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत नहीं होती, खाली उसको एक नमी चाहिए बस। अच्छा, ये आप जब ज्यादा फल्ड में पानी दे देते हैं पौधा उससे बल्कि झटका लगता है। हम हमेशा जब ऊपर जोरे पर बोते थे कोई भी चीज, वो इसलिए बोते थे उसमें खाली नमी जाए। तो टपक बूंद बूंद सिंचाई है जो आजकल चल रहा है, उससे पानी की भी बचत होगी, आपकी फसल भी अच्छी होगी, और पानी की 70% की बचत होगी, क्योंकि जल है तो कल है, जल के बिना कुछ नहीं है। आड़ी और पाड़ी हर एक परिवार में होते थे। बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। जैसे कि एक्सरसाइज का सिस्टम, तो एक्सरसाइज कैसे शुरू करनी चाहिए? आपने समझ लो भाई, आप एक्सरसाइज करवाओगे बच्चे की, तो बच्चे को क्या ज्ञान दोगे आप? सुबह कै बजे उठे, कैसे एक्सरसाइज करें, सीधा जाके वजन उठा ले, या उससे पहला कुछ वर्कआउट करें, या फिर खाना पीना क्या होना चाहिए, शुरू तो बताओ। वैसे तो सुबह 4 बजे उठना चाहिए, उठने के बाद एक्सरसाइज को जाए, हल्का वार्म अप करे, जैसा भी हो चाहे
से वार्म अप करते करते एक्सरसाइज बढ़ाए, यही नगरम कराए। अच्छा आपने कही कि धीरे धीरे वार्म अप करो। अगर मान लो सीधा वजन उठा ले है या हैवी एक्सरसाइज कर ले तो उसका नुकसान क्या होगा? उस तक कहीं होगी, मसल खिंच जाएगी, चोट लग जाएगी। चोट तो क्या लगेगी, मसल खिंच जाएगा और पेन हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। अच्छा साहब, फिर मतलब कि कुछ टाइम लिमिट रहो है कि भाई इतने घंटे ही एक्सरसाइज करोगे आप? नहीं, टाइम क्या होता है, आदमी के थकावट के ऊपर हो, कितनी आड़ में थक जाता है आदमी, वो तो उसके ऊपर है ना। भाई हमारा तो लोकल है, जैसे घर में है अपना ये घी दूध दही वही खाना, बादाम ले लिए, उसके बाद दही ले ली, हल्का खाना खा लिया, फिर थोड़ा मोटा और कुछ ले लिया, शाम को रेडी। अच्छा फिर प्रदीप जी ने बताओ, मतलब आप ये चीज मना नहीं कर सकते क्योंकि आप क्या क्या बोलना रहे हो। अगर हमारी रसोई में हमारे घर में ये चीज है जिनसे हमारा शरीर शाम के लिए तैयार हो जाए या शाम न करा तो सुबह के लिए तैयार हो जाए, हमारा प्रोटीन वगैरह सारी चीज पूरी हो जाए, तो फिर डब्बे का नहीं जहर का क्या बात है? देखो कोई किसी ने नहीं बहकाता, वो उनकी मन मर्जी हो, एक दूसरे को देख के ये चीजें करते हैं। सामने की घटना है मेरे गांव की खुद की, कि एक बॉडी बिल्डर था, उसका नाखून पर चोट लगी, पैर के नाखून पे। पहला उसका अंगूठा काटा गया, फिर उसका पैर काटा गया और फिर वो खत्म हो गया बेचारा। उसकी सारी की सारी उम्र मेरे ख्याल 28-30 साल। तो सब ये तो साइड इफेक्ट दिखने लग रहे हैं, गांव के लिए मरीज बदलने लग रहे हैं। हम इन पहलवान कहते हैं, बॉडी बिल्डर कहते हैं, इनमें एक दो पक्का इन चीजों का मरीज पावर है। बिल्कुल। तो सब इन चीजों के लिए क्या जागरूकता होनी चाहिए? धोखा खान लग रहे हैं और आगे भी खाएंगे। जब हम जो है ना, देखो खेती में ले लो, जैसे इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, खेती की भी हो। बीज हमारे जो देसी बीज होया करते, वो बीज हमने अपनी उससे निकाल दिए, अब सारे हाइब्रिड आ गए। ये बीटी, जैसे बीटी को तो बैन कर दिया, बीटी कॉटन था उसको लागू कर दिया। अब 90% या 100% कहेंगे बीटी कॉटन है सारे के। इसका नुकसान है, पूरा नुकसान है। बीटी कॉटन को कंपनियों ने ये कह पास करवा लिया, अब इसके तो कपड़े पहनेंगे, इसका क्या कोई वो नहीं है साइड इफेक्ट। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता उसका बिनोड़ा है, उसका घी भी बनेगा, उसकी हमारी गाय भैंस भी खागी। तो उसके उसमें बीज में तो जिन डाल दिया ना जहर का। पक्षियों से आप एक तरफ ऑर्गेनिक गेहूं डाल दो, एक तरफ आप केमिकल के डाल दो, पक्षी आएंगे, सबसे पहले उन्हें पता है कि ये ठीक है। इंसान ने नहीं पता। जैसे कि नस्ल, हाँ जी, फसल तो देखती बर्बाद करना करे, और आज तो नहीं काफी दिन तक चल रही है। कुछ समझ में आया है कि इन्हें बर्बाद करे कौन है, किसने छोड़े हैं वायरस, इस खेत में भी और खेती में भी। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत पर राज करना है तो इसके अध्यात्म और संस्कृति पर हमला करो और इन्हें अंग्रेजी शिक्षा का गुलाम बना दो। परिणाम यह हुआ कि आज भी हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में ज्यादातर पर्यावरण विरोधी विदेशों से आयातित अंग्रेजी ज्ञान परोसा जाता है। क्या मैकाले जीत गया? सच में दोस्तों, इस विदेशी रासायनिक खेती ने सीधा हमला हमारी संस्कृति पर किया। इससे हमारी गौ माता, धरती माता और जननी माता तीनों की स्थिति गंभीर हो गई। पॉल मुलर ने जो डीडीटी जहर का आविष्कार करा तो उसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और कुछ समय बाद उसी जहर को पूरे विश्व में प्रतिबंध कर दिया गया। ये इंसान की बुद्धि। देखिए, मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ डिबेट को, लेकिन ये सिर्फ डिबेट खत्म हो रही है, संघर्ष अभी जारी है। नस्ल और फसल जो चीज थी बता दी, जीता जागता हमारे साथ उदाहरण बैठे हैं। दूसरी तरफ फसल के मामले में, नस्ल के मामले में और फसल के मामले में सहरावत जी हैं, सहरावत जी ने बता दी कि ये प्रोपेगेंडा चल कहां से रहा है। समझना पड़ेगा आपको और इन चीजों से बच के चलना पड़ेगा, वरना हमारा डीएनए बिल्कुल खतरे में है और आप भी खतरे में हैं और आपके बच्चे भी, आपकी नस्ल भी, आपकी फसल भी। जिस थाली में आप खाना खा रहे हो, इसमें फसल और नस्ल दोनों बर्बाद भी हो सकती हैं और आबाद भी। सुरक्षित रखिए, सजग होइए, जागरूक होइए, शायद आप इस जहर से बच सकते हो। नमस्कार जी।